Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 3 January 2024 and I hope you have seen the video of कि how jet burst and turned into flame कि कैसे वहां पे ये जो कोलाइड कर गया एंड वहां पे जितने भी पैसेंजर थे तो वो सब सारे तो इवैक्यूएट कर दिए गए हैं एंड ऑल आर सेफली एंड साउंड। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट आर्टिकल we will discuss jet burst into flames after collision with relief plane in Tokyo and 5 dead. So this article we will discuss and then we will discuss Ministry of Home Affairs seek to pacify trackers protesting new hit and run law. तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे एंड मैं इसका आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे वहां पे हड़ताल हो रहा है और जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं या बस ड्राइवर्स हैं उन्होंने कैसे ये हड़ताल कर दिया है और उसकी वजह से हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि इस सारे जो हड़ताल हो रही है या फिर ये जो हिट एंड रन का लॉ आया है तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज है और क्या क्या इफेक्ट इसको झेलने पड़े हैं। तो दीज आर्टिकल वी विल डिस्कस एंड देन वी विल डिस्कस वन आर्टिकल ऑफ एंड वन आर्टिकल फ्रॉम एडिटोरियल। तो लेट्स सी कि कौन सा वो आर्टिकल है। This is the article which we will discuss of editorial The Global Nuclear Order is under strain and एक और आर्टिकल है An India out plan that could impact the Maldives. So this article we will already discussed and I have discussed thoroughly way in the Vision IS monthly magazine in IR section part 3 of October. So you can see also there. तो आप वहां से देखिए बिकॉज इसमें कुछ भी न्यू नहीं है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने मैगजीन में अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फ्रॉम फर्स्ट आर्टिकल। So let's start the discussion. First, we will discuss jet burst into flame after collision with a relief plane in Tokyo. 5 dead. तो देखते हैं इसमें कि 5 पीपल जो अब्रॉड से आ रहे थे जापान और जो कोस्ट गार्ड थे वो डाइड हो गए हैं बिकॉज ये जो हिट कर गया जापान का जो एयरलाइन है वो जो पैसेंजर एयरलाइन था और वो कोलाइड कर गया टोक्यो का जो हेनेरा एयरपोर्ट है वहां पे और जितने भी जो 379 पैसेंजर थे वो सेफली उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है एंड उनके जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचा दिया गया है। और ये सारा कुछ किसने बोला है? जापानीज के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया है। एंड ये जो क्रू मेंबर थे 5 और ये जो वहां पे 6 क्रू मेंबर थे तो उसमें से 5 तो डेथ कर गए एंड then as we have seen कि 6 out of the 5 जो crew member थे those has been died and one जो थे उन्होंने क्या किया था वो escape जो कैप्टन थे उन्होंने वो escape कर गए थे and then he is survived तो इसलिए वो बच गए। one of the member has been survived and rest of them has been died। एंड वहां पे क्या है कि जापान में अर्थक्वेक भी आया है तो अर्थक्वेक का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरह से वहां पे डिजास्टर्स अर्थक्वेक आया है। जो सारी चीजें बहुत सारी चीजें वहां पे डिजास्टर हुई है बहुत सारा कुछ डिजास्टर झेलना पड़ा है। सो दैट हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। और ये रनवे है और वो लार्ज इरप्शन हुआ है जो ओरांग जो फ्लेम है एंड ब्लैक स्मोक बर्स्ट फ्रॉम बीनीथ एंड बिहाइंड इट। तो ये सारी चीजें वहां पे फेस करनी पड़ी। और ये जो एयर बस था वो रिपोर्ट किया जाता है कि जो एयर बस था 350 वो जो न्यू चीटोस एयरपोर्ट है वहां से ये आ रहा था। देन आफ्टर ये जो नॉर्दर्न आइलैंड है होकाइडो का वहां से तो ये कोलाइड कर गया और ये जो स्मोक है ना वो भरना स्टार्ट हो गया था प्लेन में और उसके कारण जितने भी जो पैसेंजर्स थे वो सफोकेट होने लगे। एंड वहां के जो एडल्ट मेल पैसेंजर है उसने जो अंदर की जितनी भी सिनेरियो थी वो बताई कि कैसे वो लोग सरवाइव कर पाए और कैसे वो लोग इवैक्यूएट हुए। और आपने देखा होगा कि कैसे प्लेन के अंदर पूरा जो स्मोक भर गया था और वहां पे जो उनको दिक्कत हो रही थी सरवाइव करने में बट स्टिल दे हैव सरवाइव्ड एंड दे हैव इवैक्यूएटेड सेफली। अब देखते हैं ये सेंस ऑफ मिशन क्या है। ये जितने भी कोस्ट गार्ड प्लेन के थे वो
ये जो फ्लाई किया था इशिकावा प्रीफेक्चर टू डिलीवर सप्लाईज आफ्टर डिवास्टेटिंग न्यू ईयर से डे अर्थक्वेक, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक जैसे आया, क्योंकि ये न्यू ईयर के दिन ही आया था और वहां पे बहुत सारे जो पीपल है हैज बीन डाइड, और ये बोला जा रहा है कि 48 पीपल जो डाइड हो गए हैं। एंड ये किसने बताया है? जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमियो किशिदा प्रेज द डिक्रीज जो क्रू मेंबर हैं एंड द वे दे हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द क्वेक, और जो जितने भी क्रू मेंबर हैं जिन्होंने जो अर्थ क्वेक से रिलेटेड जितने भी जो सफर कर रहे थे और जितने भी लोग थे तो उनको जो बचाया गया है, तो जिन्होंने बचाया है तो उनकी तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उन लोगों की बहुत सराहना की है एंड दे हैव प्रेज्ड अ लॉट। और आई एक्सप्रेस माई एंड उन्होंने ये बोला कि आई एक्सप्रेस माई रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू दियर सेंस ऑफ मिशन, कि किस तरह से उन्होंने अपने काम को इतने अच्छे से हैंडल किया है। और एंड ये भी बोला गया कि एक्सचेंजेस बिटवीन द फ्लाइट एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कि ये जो और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये बोला है जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि ये जो एक्सचेंज हो रहा था फ्लाइट एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से ये कोलाइड कर गया। और जापान हैज सफर्ड सीरियस कमर्शियल एक्सीडेंट इन डिकेड्स, क्योंकि इस टाइप का ये जो अभी ये जो घटना हुई है, जो एक तो अर्थक्वेक आया एंड देन ये जो फ्लाइट कोलाइड कर गया है, जेट कोलाइड कर गया है, तो इस तरह की जो घटना थी या सिनेरियो ये पहले अभी इस डिकेड में नहीं हुआ था, और ये लास्ट टाइम कब हुआ था? 1985 में। और उसकी वजह से जितने भी जब ये कहाँ से कहाँ जा रहा था, जो फ्लाई कर रहा था टोक्यो टू ओसाका, जब ये क्रैश कर गया था और ये जो सेंट्रल गुमना रीजन में, और उस समय क्या हुआ था, ये जो जितने भी 520 पैसेंजर्स थे एंड क्रू के साथ वो सारे ही वहां पे वो डेड हो गए थे, और ये अभी तक का सबसे डेडलीस्ट प्लेन क्रैश है। और जो बोला जाता है कि वहां पे जितना भी ये जो जितने भी मेंबर्स थे जो उस प्लेन में, वो सारे के सारे मारे गए थे। तो ये एक डेडलीस्ट सिनेरियो है जापान का जो उसने फेस किया था, और उसके बाद अब जाके इस टाइप का सिनेरियो हुआ है कि एक तो अर्थक्वेक आया जो कि बहुत ज्यादा डिजास्टर्स है, और मैं उसका वीडियो आपको दिखाऊंगी तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि किस टाइप का सिनेरियो रहा होगा, और बहुत सारी चीजें वहां पे सारी चीजें खत्म हो गई है एंड उनको बहुत सारा डिजास्टर्स सिनेरियो का सामना करना पड़ा है एंड दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो। Let's move towards the next article. And this is the article. Ministry of Home Affairs seek to pacify ट्रकर्स प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लॉ। तो ये जो है ये क्यों आया है? अभी जो ये जो पहले आया था आर्टिकल, ये जो भारतीय न्याय संहिता, तो अभी इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है तो इसमें बहुत सारी चीजें न्यू ऐड की गई है। उसी तरह से ये जो हिट एंड रन लॉ है तो वो भी ऐड किया गया है, और ये किस सेक्शन के तहत ऐड किया गया है? ये जो सेक्शन 106 है बीएनएस का, उसके तहत। और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई है, और इसमें बोला गया है कि ये जो हिट एंड रन लॉ है तो उसमें क्या होगा कि ये जो पहले जो ट्रक वाले या बस जो एक्सीडेंट करके या धक्का मार करके चले जाते थे तो उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसमें 10 इयर्स तक की उनको जेल मिल सकती है
एंड उनको सफ़र करना पड़ेगा। और ये बोला गया है कि अगर किसी को का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो टाइम रहते अगर हेल्प करते हैं, अगर रुक जाते हैं, तो फिर उनको जो 7 इयर्स का सज़ा होगा एंड उनके लिए ये मनी भी देना पड़ेगा, ये जो 10 लाख है या 7 लाख। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जितने भी जो ट्रक ड्राइवर हैं, वो सारा कुछ हड़ताल पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इतना पैसा होता, तो फिर हम ये ट्रक क्यों चलाते या बस क्यों चलाते। तो ये उनका ये स्टेटमेंट है। एंड इसमें और भी सारी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे ये जो न्याय संहिता है, तो इसमें ये बोला गया है कि जो पहले मॉब लिंचिंग होता था, तो मॉब लिंचिंग जितने भी जो नॉर्मल पीपल हैं या किसी भी सिंगल जो पीपल है उसके किसी भी एस्पेक्ट पे, या फिर कोई अगर बोलता था कि हाँ ये क्रिमिनल है या फिर चोर है या फिर, तो उसके जो सस्पेक्शन के कारण है ना उसकी डेथ कर दी जाती थी। बहुत सारे पीपल मिलके उसको मार देते थे। तो उसके लिए पहले कोई रूल नहीं था। लेकिन अब क्या है कि अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है तो उसके लिए डेथ की सजा सुनाई जाएगी। तो ये सारी चीजें भी ऐड की गई हैं। एंड देन और इसकी वजह से जो भारतीय नेवी संहिता है विल बी टेकन ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। लेकिन ये जो अपोजिशन लीडर है ये इसका अपोज कर रहे हैं, क्योंकि और वो साइड किसका ले रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स और जितने जो हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका। और ये सारी चीजें जो बताई गई हैं कि जो होम सेक्रेटरी है अटल भल्ला, उनका ये कहना है कि जब ये मीटिंग ये जो तभी इसमें और भी सारी चीजें चेंजेस लाई जाएंगी, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं या बस ड्राइवर हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी ये जो रूल है वो लागू नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीजें और चेंजेस लाई जाएंगी। उसके बाद इसमें जो है फिर उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। एंड इससे रिलेटेड एक और चीज है, जो दिल्ली में एक स्कीम चलता है, दिल्ली फरिश्ते, जो फरिश्ते दिल्ली के। तो ये जो फरिश्ते दिल्ली के हैं, तो इसमें क्या है कि जो भी अगर एक्सीडेंट हो जाती है, तो किसी भी जो वहाँ के नॉर्मल पीपल है या फिर जिससे एक्सीडेंट होता है, तो वो फर्स्ट जो गोल्डन आवर होता है फर्स्ट आवर को, तो उसके दौरान है ना जो हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ता है। तो उससे क्या है कि फिर उसको जो अवार्ड दिया जाएगा, चाहे वो अवार्ड मनी के रूप में हो सकता है या मेडल के रूप में हो सकता है। तो ये दिल्ली ने स्टार्ट किया है फरिश्ते दिल्ली के नाम से, कि जितने भी जो एक्सीडेंट की जो विक्टिम है उनको सर्वाइवल में इंक्रीमेंट हो, कि वो बच सके। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड अभी ये और फर्दर न्यूज में बना ही रहेगा, क्योंकि ये बोला गया है। एंड रिसेंटली अभी लास्ट नाइट में ही ये जो अमित शाह जी के साथ ये मीटिंग की गई, जितने जो लीडर थे जो ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर है, तो उसके बाद उनकी ये मीटिंग हुई और ये बोला गया कि ये जो रूल है और रेगुलेशन है उसमें चेंजेस लाई जाएगी। और उसके बाद ही और जो उनका भी कंसंट्रेशन लिया जाएगा, एंड उसके बाद ही उसको ये जो रूल है उसको लागू किया जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें और फर्दर जैसे जैसे न्यूज आते जाएगा तो वी विल अपडेटेड, एंड हम लोग उसको पढ़ेंगे। एंड आप ये वीडियो देखिए कि कैसे वो लोग धरना पे बैठे हैं और कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग जो एडिटोरियल आर्टिकल है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। के लिए छोड़ कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ के लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान है।
and this is the editorial article which we will discuss. The global nuclear order is under strain. तो देखते हैं कि ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि इसमें जो है टू गेन लेजिटिमेसी ग्लोबल ऑर्डर नीड्स टू फुलफिल टू कंडीशन. एक तो convergence among major powers of the day, and second successfully ये जो presenting the outcome as a global public good to rest of the world. तो ये जो global nuclear order ये क्यों बोल रहे हैं, ये जितने भी जो कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है तो वो क्या करती है कि अपनी हेजमनी बरकरार रखने के लिए ये जो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाती है ताकि कोई दूसरा जो कंट्री है वो उस पर डोमिनेंस ना दिखा सके और जो अपना हेजमन ना दिखा सके. और ये जो है कोल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ था कि, और ये कब से चला आ रहा है, ये जितने ये जो जीएनओ है, और जीएनओ क्या है, ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, तो वहां से ये चला आ रहा है. ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है जो क्रिएट किया जाता है और क्रिएट किया गया है शैडो ऑफ द कोल्ड वॉर, कि अगर कोल्ड वॉर चल रहा है तो वो डायरेक्ट कोल्ड वॉर क्या होता है कि जिसमें डायरेक्ट आप वॉर नहीं कर सकते हैं, वो आप इनडायरेक्ट वॉर करेंगे. और ये एक शैडो की तरह भी काम करता है कि अगर कोई कंट्री जो न्यूक्लियर रिएक्टर है तो डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें प्रोज एंड कॉन्स भी है. क्योंकि अगर अगर अटैक कर दिया गया तो जो न्यूक्लियर वाली कंट्री है तो वो फिर से बैकफायर करेगी और बहुत ज्यादा डिजास्टर सिचुएशन बन सकता है, और हो सकता है कि वो जो कंट्री है वो खत्म हो जाए, या जितने भी पीपल्स हैं या मिलियंस में पीपल की डेथ हो सकती है, प्रॉपर्टी का डेथ हो सकता है. और ये भी बोला जाता है कि अगर कोई न्यूक्लियर कंट्री दूसरे न्यूक्लियर कंट्री से अगर वॉर करती है तो वो जो है उनके डेवलपमेंट जो है वो 15 से 20 इयर्स बैक जा सकती है. इसीलिए कोई भी कंट्री है वो डायरेक्ट है वॉर में नहीं उतरती है. तो इसीलिए मेजरली वो लोग क्या करते हैं, वो जो कोल्ड वॉर का सिनेरियो अपनाते हैं. और ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ था, ये जो यूएस एंड यूएसएसआर का ये जो रिलेशन है वो स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर से. और ये कब से, 1962 से, जब ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था उसके बाद से ही ये टू केम प्रीवियसली क्लोज टू लॉन्चिंग ए न्यूक्लियर वॉर. क्योंकि दोनों जो है ये न्यूक्लियर कंट्री बन गए थे, एंड ये दोनों जब डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते थे तो इन्होंने स्टार्ट किया ये जो कोल्ड वॉर है. और उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो जॉन एफ कैनेडी, एंड जनरल सेक्रेटरी कौन थे, निकिता क्रुश्चेव. और उन्होंने ये समझा कि जो दो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं कि कैसे ये जो टू न्यूक्लियर सुपर पावर है उनको क्या चाहिए कि जब ये बायलैटरल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये जो वॉर है वो टल सके. एंड दूसरा, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है कि अगर एक बार ये जो वॉर होता है तो बहुत सारी कंट्री, जो जिस कंट्री पे वॉर होता है तो वो बहुत ज्यादा सफर करेगी. जैसे कि वी हैव सीन ये जो हिरोशिमा नागासाकी पे ये जो एटम बम फेंका गया था, तो अभी तक वहां के लोग जो हैं वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं या फिर डिसेबल्ड है, और वो जो कंट्री है बहुत टाइम लग गया था उसको उस चीज से उभरने के लिए. तो इसीलिए जितने भी न्यूक्लियर कंट्री है वो जो वॉर को डायरेक्टली वॉर को वो लोग अवॉइड करते हैं. एंड देन हम लोग देखते हैं ये जो क्यूबन जो क्राइसिस था वो सेटबैक करता है कि कैसे है ना, डायरेक्ट वॉर में नहीं आना है. और ये सारी बातें जो उस समय से स्टार्ट हुई थी जब प्रेसिडेंट कैनेडी थे और उनके ब्रदर जो रॉबर्ट कैनेडी, तो वो जो सोवियत एम्बेसडर जो एंटोनी थे तो उनके बीच में ये एक मीटिंग चला था कि कैसे वो लोग इसमें जो है 1963 में, और ये स्टैब्लिश किया गया था 1963 में, और ये अपग्रेड किया गया कि न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर, कि अगर वो लोग जो आर्म कंट्रोल नेगोशिएशन चलाएंगे और जो दो कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर सुपर पावर है वो मैनेज करेंगे इस चीज को, कि वो लोग आर्म रेस और मेंटेन करेंगे स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी को, कि वो आर्म रेस पे नहीं उतरेंगे और ये जो स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी है उसको भी मेंटेन करेंगे. क्योंकि अगर वो लोग मेंटेन नहीं किए तो ये जो कंट्री है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है उस कंट्री को. एंड देन आफ्टर ये जो यूएसएसआर है उसने इनिशिएट किया ये मल्टीलैटरल नेगोशिएशन, कब, जेनेवा के 1965 में. और उसी से ये जो ट्रीटी आया था जो कर्व करता है स्प्रेड ऑफ
न्यूक्लियर वेपन से कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। पर उसके लिए एक टर्म भी आया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको एनपीटी बोलते हैं, जो ओपन किया गया सिग्नेचरी कि जो कंट्री इसको साइन कर लेगा वो फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना सकता है। एंड ये जो है, और उसमें क्या है कि अभी तक उसमें 60 पार्टनर्स हैं, बट टुडे ये वाइड स्प्रेड जो अभी फैल गया है, पहले तो जब स्टार्ट हुआ था तो 60 पार्टीज थी, लेकिन अब इसमें 191 पार्टीज हैं और वो जुड़ गई हैं। और ये भी देखते हैं कि जो थर्ड एलिमेंट है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर का, वो क्या करता है, कब से स्टार्ट हुआ, 1975 से, जब इंडिया ने चूज किया कि वो एनपीटी साइन नहीं करेगी। एंड देन ये 974 जो वर्ल्ड है ना, वो पूरा हैरान रह गया जब इंडिया ने भी है ना न्यूक्लियर पावर का ऑर्गेनाइज कर लिया। तो सारे वर्ल्ड में चौंकाने वाली बात थी कि इंडिया भी अब न्यूक्लियर पावर बन गया है। और जो 7 कंट्रीज है, जैसे कि यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जापान एंड वेस्ट जर्मनी, उसने क्या किया कि ये सीरियस मीटिंग किया, और ये लंदन में, और इसीलिए इसको जो है लंदन क्लब भी बोलते थे। और ये जो एक्सपोर्ट की कैसे है ना, ये अर्जेंट नीड और इंश्योर करेगा कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या ट्रांसफर करेगा पीसफुल पर्पस को। और इतनी सारी कंट्री मिलके इन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पे बैन लगाएंगे, और ये जो फैलाना नहीं है, और इसकी जो ट्रिक्स है एंड जो मेथड है न्यूक्लियर ये जो पावर बनने का, वो भी किसी को नहीं बताया जाएगा, ताकि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है या न्यूक्लियर मिसाइल या जितने भी चीजें हैं न्यूक्लियर से, तो उसको जो स्प्रेड ना करना पड़े। और इसी मीटिंग को उन्होंने लंदन क्लब बोला। और ये जो लंदन क्लब है, ये ओरिजिनली इसका नाम था, लेकिन बाद में इसको लंदन क्लब को चेंज कर दिया गया इसका नाम, और इसका नाम रखा गया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। तो ये एनएसपी, ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसका नाम रख दिया गया। और उसी के बाद से ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या करता है कि कोई भी है जो न्यूक्लियर कंट्री जो बन चुकी हैं वो बन चुके हैं, लेकिन अदर कंट्री अब कोई न्यूक्लियर कंट्री नहीं बनेगी, और ना ही ये जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है और वो भी नहीं बनाया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग ये काम करती हैं। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर है हम लोग वो भी देख लेते हैं कि, और ये एंड ये जो इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुआ था, और ये कब हुआ था, 1971 में। और जो यूएसएसआर है वो कमिटेड टू अपहोल्डिंग द जीएनओ, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो फाउंडिंग मेंबर है लंदन क्लब का। और ये जो है जीएनओ, ये रीजनेबली वेल पार्टिकुलरली टू फ्रंट्स है। एक तो है कि ये जो टैबू जुड़ा हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स का, जो स्टार्ट हुआ था 1945 से, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद से ही स्टार्ट हुआ। और ये उसके बाद जो यूएसए यूएसएसआर का आर्म कंट्रोल प्रोसेस है, जो हेल्प करता है प्रिजर्व द टैबू। और वेदर इट वाज जस्ट प्लेन लक, but the fact is that humanity has survived 75 years of nuclear age without blowing its itself up। तो ये बोला जा रहा है कि ये तो न्यूक्लियर वेपन है, तो बहुत सारी चीजें है ना, बहुत जो वॉर हो सकती थी जो उसकी, लेकिन वो बच गई, क्योंकि सब लोग जानते हैं क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो बहुत डिजास्टर्स हो सकता है, सिर्फ उसी कंट्री को नहीं बाकी कंट्री को भी बहुत ज्यादा वो भुगतान देना पड़ सकता है। तो हो सकता था जितने भी जो डिजास्टर सिनेरियो आ सकती थी वो न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से टल गई है। एंड देन हम लोग ये देखते हैं ये जो नॉन प्रोलिफरेशन है वो एक सक्सेस भी माना जा रहा है, डिस्पाइट देयर प्रेडिक्शन ऑफ मोर देन 20 कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे 1970 से ही, और देयर वेयर 5 जो 1968 में ही जो न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री बन चुकी थी, जैसे यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। तो और ये सारी कंट्री जो है यूएनएससी की परमानेंट मेंबर भी हैं। तो और इसमें से जो 4 कंट्रीज हैं, जैसे कि सिंस गॉन न्यूक्लियर, और उसके बाद जैसे ये इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान, ये भी न्यूक्लियर कंट्री है, बट इन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया है। और उसी के बाद ये जो कोल्ड वॉर है वो एंड हो गया। और ये जो नॉन प्रोलिफरेशन है रिमेन्ड ए शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड मॉस्को एंड वाशिंगटन कोऑपरेशन टू इंश्योर कि ये जो बेलारूस है, यूक्रेन एंड कजाकिस्तान होस्टेड सोवियत न्यूक्लियर वेपन्स एंड पोजेस्ड सम कैपेबिलिटीज।
तो ये सारी चीजें हैं कि अब ये जो कंट्री है, पहले जितनी जो कंट्री बन चुकी है कि न्यूक्लियर पावर, तो अब ये इंश्योर करती है कि आगे कोई कंट्री जो वो न्यूक्लियर पावर ना बने, और जितने भी कंट्रीज हैं वो सब लोग एनपीटी साइन कर ले। और ये जो एनपीटी है ओरिजिनली कंक्लूड किया गया था 25 ईयर्स में, और ये एक्सटेंड कर दिया गया परपेट्यूटी। मतलब ये बोला जा रहा है कि पहले तो ये एनपीटी जब बना था तो ये सिर्फ 25 साल के लिए बना था, लेकिन अब इसको जैसे जब कंट्रोल होने लगा न्यूक्लियर आर्म का, तो फिर इसको एक्सटेंड करते चले गए। और ये जो आर्म कंट्रोल है डिड नॉट एंड द यूएस यूएसएसआर न्यूक्लियर रेस। एंड जब ये बोला जाता है कि जो एनपीटी है, तो जब न्यूक्लियर वाली कंट्री है कि ये यूएस एंड यूएसएसआर में ये कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में ये वॉर खत्म हो गया है, या फिर ये लोग जो है तो ये न्यूक्लियर रेस में अभी भी दौड़ रहे हैं, क्योंकि यूएस एंड यूएसएसआर ये दोनों ही ये हर तरह की न्यूक्लियर जो वेपन्स बना रही हैं, मिसाइल बना रही हैं, गैजेट्स बना रहे हैं, या फिर बहुत सारी जो है वेपन्स बना रही हैं, जो डिजास्टर है सबमरीन बना रही हैं, और ये जो जेट बना रही हैं, तो ये सारी चीजों में ये लग गई हैं। और पहले तो ये लोग है ना वेपन्स बनाने की रेस में थे, लेकिन अब ये लोग स्पेस में भी जाने के लिए और जो भी चीजें नई नई जो शुरुआत है उसमें भी ये लग गए हैं, जैसे कि अगर चंद्र वो चांद पे जाना, मून पे जाना, मार्स पे जाना, एंड जो तो ये सारी जो स्पेस का भी जो वॉर है अब वो भी छिड़ गया है कि कौन पहले जाके सक्सीड करेगा या कौन सक्सेसफुली लैंड करेगा। तो ये सारी चीजें भी ऐड हो गई हैं। एंड ये जो टू न्यूक्लियर हेजमन्स है, जो नोशन है उसका नोशन क्या है कि ये तो स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी रहना चाहिए, और किस पे बेस्ड है ये जो सेकेंड स्ट्राइक हुआ था, और कैपेबिलिटी गारंटीड बाय इनॉर्मस आर्सेनल, और जिसकी वजह से दोनों ये जो न्यूक्लियर कंट्री है वो बनी थी। और ये जितने भी न्यूक्लियर कंट्री है वो क्या करती हैं, ये एक डेटरेंस क्रिएट करने का काम करती हैं। तो एक तरफ तो क्या होता है कि ये डेटरेंस क्रिएट हो रहा है, और जो न्यूक्लियर कंट्री है तो वो समवेयर स्टेबिलिटी भी लाने की करती है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी लाती है, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर कंट्री है, अगर न्यूक्लियर कंट्री नहीं होती तो फिर अदर जो कंट्री है वो हावी हो जाता और अटैक कर देता। लेकिन पता होता है कि ये जो अगली कंट्री है वो न्यूक्लियर कंट्री है, कि अगर हमने वॉर किया तो वो भी रिएक्ट करेगा और वो भी न्यूक्लियर से वॉर करेगा, तो बहुत हद तक ये जो है ना वॉर टल जाता है। और क्या करता है ये आर्म कंट्रोल नेगोशिएशन भी है, कि ये जो पैरिटी इन स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी और क्रिएट करता है सेंस ऑफ आर्म्स रेस स्टेबिलिटी, और ये जो फेल करता है कम्युनिकेशन को, क्योंकि बहुत सारा जो क्राइसिस मैनेजमेंट स्टेबिलिटी हो सकता था अब वो नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग जो न्यूक्लियर का डेटरेंस में लग गए हैं कि कैसे वो लोग। और ये जो कोल्ड वॉर जो पहले बोला जाता था कि यूएस और यूएसएसआर के ही बीच में है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी कंट्रीज जो है, अब बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व हो गई हैं इस यूएसएस और यूएस एंड यूएसएसआर के जैसे, कि वो सारी कंट्रीज भी अब कोल्ड वॉर में करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे पहले तो था कि यूएस और यूएसएसआर था, लेकिन अब यूएस एंड चाइना भी कोल्ड वॉर करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट तो अटैक नहीं करता है, लेकिन ये एक दूसरे पे टैरिफ लगा के या फिर ये जो ट्रेड वॉर करता है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। उसी तरह से ये जो इंडिया है और पाकिस्तान है ये भी कोल्ड वॉर करता है। और ये जो अभी इंडिया एंड ये जो चाइना का जो सिचुएशन है वो भी ये कोल्ड वॉर जैसा ही है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे पे सैंक्शन लगाते हैं, या फिर ट्रेड को बैन करते हैं, या फिर जो एक्सपोर्ट है उसको बैन करते हैं। और जैसे कि इंडिया ने बहुत सारे जो चाइना के गेमिंग चैनल है तो उसको बैन कर दिया, तो ये एक कोल्ड वॉर का ही सिनेरियो है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। एंड देन ये जो चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स, तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है वो कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले था कि ये जो न्यूक्लियर वर्ल्ड है वो बाइपोलर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री हैं वो अब बहुत सारी कंट्री न्यूक्लियर बन चुकी हैं। तो सारी कंट्री जो है वो सब अपना हेजमनी और दबदबा बना के रखना चाहती हैं, तो सारी कंट्री
जो क्या करती हैं, सारी कोल्ड वॉर करती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है, सारे न्यूक्लियर है। और यूएस भी है, जो पहले था कि यूएसएसआर ही उसका इनिमी था, और जिसके कारण वो कोल्ड वॉर चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो चाइना है वो भी यूएस का राइवल कंट्री बन चुका है। तो चाइना के साथ भी यूएस का कोल्ड वॉर चलता है, क्योंकि इसने बहुत सारा टैरिफ लगा दिया है या फिर सैंक्शन लगा दिया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और ये कब से भी चल रहा है, ये जो ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस आया था 1996 से, तब से ये स्टार्ट हो गया है। लेकिन रिसेंट 2019 से ये ज्यादा बढ़ गया है। एंड देन देखते हैं हम लोग कि अब जब ये कोविड और ये जो न्यू स्टार्ट है वो लैप्स हो रहा है, और ये कब खत्म हो जाएगा, 2026 में। क्योंकि और ये देखते हैं हम लोग कि न्यू स्टार्ट क्या है। ये न्यू स्टार्ट जो है यूएसए यूएसए एंड रशिया के बीच में साइन किया गया था कि कैसे वो लोग आर्म कंट्रोल को मैनेज करेंगे, और एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे सारी चीजें, और जो डिफेंस में या सारी चीजों में सबमिट करेंगे। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ये कब, जब ये कोविड आया था तो उसके बाद भी ये कोलैप्स किया। एंड देन ये जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, और उसके बाद जितनी भी मीटिंग भी होती है जो एनुअली, तो रशिया एंड यूएस उसको भी अटेंड नहीं करते हैं। तो ये सारा रीजन है कि ये जो न्यू स्टार्ट जो बनाया गया था यूएस एंड रशिया के बीच में, तो वो भी अब खत्म हो जाएगा। एंड यूएस का जो रिलेशन है रशिया के साथ, वो भी बहुत नोज डाइव हो रहा है, मतलब वो खत्म होने के कगार पे है। क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसा सिनेरियो है जिसके कारण ये यूएस एंड रशिया का जो रिलेशन है वो डेटेरियोरेट हो रहा है। जैसे ये यूक्रेन पे अगर रशिया ने वॉर कर दिया, तो यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएस। तो इसके कारण भी इन लोग का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड अब देखते हैं हम लोग ये जो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएस जो है सारे कंट्री के अगेंस्ट है। और ये जो नाटो में क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी कंट्री जो यूएस की अलाइज है, तो यूएस है उसको होल एंड सोल सपोर्ट करता है। एंड ये बोलता है कि अदर कंट्री अगर कोई भी अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, जो यूएस का अलाई है, तो फिर यूएस उसकी हेल्प करेगा। लेकिन यूक्रेन अभी तक वॉर में छिरा ही है, और उसकी वजह से यूएस अभी फ्रंट फुट पे नहीं आया है। तो बाकी कंट्री भी अपना किनारा करने लगी है, और अपना अल्टरनेटिव देखने लगी है कि अगर मेरे जैसे जैसे यूक्रेन का हाल हुआ, अगर उस कंट्री का हुआ, तो फिर हु विल सेव देम। तो इसीलिए, और अभी चाइना चाइना को टैकल करने के लिए चाइना को टैकल करने के लिए यूएस ने ऑकुस डील भी किया है। और उस ऑकुस डील में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और इसीलिए उसका जो कंसर्न बना रहता है कि वो एनपीटी कम्युनिटी में को साइन करेगा या नहीं करेगा। एंड ये जो 1970 में भी ये जो साउथ कोरिया है बिगेन टू एक्टिवली कंसीडर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं स्टार्ट करूंगा, तो मेरे पास अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रहेगा, तो अदर कंट्री मेरे पे ज्यादा हावी हो सकती है। इसीलिए, एंड ये देखते हैं 1977 से 1988 पे, जब यूएस एक्टिवली सबवर्टेड ताइवान से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। क्योंकि जब चाइना ने स्टार्ट किया था, तो फिर यूएस बहुत ज्यादा हावी हो गया था। और ये जो यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है जो टाइट करता है यूरोपियन अलाइज के साथ, वो क्लोजर हो रहा है। और ये देखते हैं कि कैसे ये जो डेटरेंस है वो एक्सटेंड कर रहा है, और ये कैसे गारंटी लेता है। जैसे कि ईस्ट एशिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया एंड ताइवान हैव टेक्निकल कैपेबिलिटीज टू डेवलप इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटरेंट। तो ये सारी जो कंट्रीज है ना, वो यूएस की अलाइज है। जैसे जापान है, ये साउथ कोरिया हो गया, या ताइवान हो गया। तो ये जैसे यूक्रेन अभी तक वॉर लड़ रहा है, एंड यूएस ने फ्रंट फुट पे आके उसकी हेल्प नहीं की है। तो इसीलिए बाकी ये जो कंट्रीज है ये भी प्लान कर रही हैं कि हमें अपना जो है न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज ये सारी जो कंट्रीज है, एशिया, साउथ, जापान, साउथ कोरिया, तो ये सारी कंट्रीज बहुत डेवलप हैं, और ये कम ही समय में न्यूक्लियर पावर बना भी सकती हैं। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही सारी चीजें इसमें चल रही हैं। एंड हम लोग देखेंगे कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड
नेक्स्ट कोई आर्टिकल आता है तो उसको भी हम लोग फर्दर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ये आर्टिकल हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ऑल बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन का भी पार्ट है जो जीएस पेपर 2 में आता है। एंड ये जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें उसमें भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनका ये पॉलिटिकल साइंस है पीएसआईआर जिनका ऑप्शनल है ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यही है इस आर्टिकल में, हमने जितने भी आर्टिकल थी वो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो डिस्कस कर लिया है। एंड ये जो आर्टिकल है ये जो विजन आईएएस का मंथली मैगजीन है अक्टूबर का उसमें जो आईआर का सेक्शन है पार्ट 3 उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंडिया एंड मालदीव्स का रिलेशन है और वहाँ जो स्लोगन चल रहा है इंडिया आउट उसका रीजन क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको देखना होगा तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बिकॉज जो नए प्रेसिडेंट आए हैं मौजो वो चाइना के वो प्रो चाइना है तो वो चाहते हैं कि चाइना से ज्यादा उनका एग्रीमेंट रहे और जितने भी जो एमओयू साइन किया था इंडिया के साथ और जो एग्रीमेंट साइन किया था वो चाहते हैं कि सारा कुछ कैंसिल करके वो चाइना के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यही सारी चीजें हैं और जो भी हमारे काम की चीजें थी यूपीएससी के रिगार्डिंग वो मैंने इस मैगजीन में अच्छे से थॉरोली समझाया हुआ है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच और आप लोग इसी तरह से लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।